औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो सिलेक्शन प्रोसेस से रिलेटेड है। सिलेक्शन प्रोसेस जो है ये हमारे आज का टॉपिक है, जिसमें हम ये देखेंगे कि कौन से स्टेजेस से गुज़र के, कौन से स्टेप से गुज़र के जो है हम किसी भी एम्प्लॉई को, किसी भी कैंडिडेट को जो है वो सेलेक्ट करते हैं और किसी भी कैंडिडेट को रिजेक्ट करते हैं। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि सिलेक्शन प्रोसेस हमारे पास डिफरेंट स्टेजेस पे डिपेंड करता है, और यहाँ पे हमारे पास वो स्टेजेस लिखे गए हैं। स्क्रीनिंग एप्लीकेशन, थर्ड टेस्ट मेथड्स और इंटरव्यूज़, इस तरीके से चेकिंग रेफरेंसेस, फिजिकल एग्जामिनेशन एंड प्लेसमेंट। तो ये जितने भी स्टेप्स हमारे पास हैं, ये स्टेप हर ऑर्गेनाइजेशन पे डिफ़र करते हैं। ठीक है, हर ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट स्टेप्स परफॉर्म होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि यही स्टेप्स जो है सारे हर ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म हो। ये स्टेप जो है हर जगह पे डिफरेंटली परफॉर्म किए जाते हैं। कुछ में कम स्टेप परफॉर्म किए जाते हैं, कुछ में ज़्यादा, और कुछ में और भी इसमें स्टेप जो है वो इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक है। तो इन स्टेप्स के ज़रिए हम किसी भी कैंडिडेट को वो सेलेक्ट करते हैं और किसी भी कैंडिडेट को रिजेक्ट करते हैं। ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस को सेलेक्टिंग और रिजेक्टिंग प्रोसेस भी कहा जाता है। ठीक है, जिसमें हम सीरीज ऑफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, जिसके ज़रिए हम राइट पर्सन को चूज़ करते हैं फॉर द राइट प्लेस के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि यहाँ पे जिस तरीके से आप लोगों के सामने लिखा हुआ है कि सिलेक्शन मेथड वेरीज फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन भी ये वेरी करता है, और दूसरी बात जो है ये लेवल्स के मुताबिक भी वेरी करता है। अगर टॉप लेवल की सिलेक्शन है तो उसके लिए दूसरा मेथड यूज़ करना होगा, अगर मिडल के लिए है तो उसके लिए दूसरा, लोअर के लिए है उसके लिए दूसरा मेथड। तो हर मेथड को जो है हम उस लेवल के मुताबिक यूज़ करते हैं। टॉप लेवल में सिर्फ जो है उनकी इंटरव्यूज़ ली जाती हैं। टॉप लेवल में सिर्फ उनकी जो है नॉलेज को, एक्सपीरियंस को चेक किया जाता है। इस तरीके से अगर मिडल में देखा जाए तो उनको मैनेजमेंट स्किल्स और उनकी जो है स्किल्स एबिलिटीज़ को चेक किया जाता है, उनके आईक्यू लेवल को चेक किया जाता है। और अगर लोअर लेवल की तरफ जाते हैं तो उनको हम डिटेल सिलेक्शन प्रोसेस से गुजारते हैं, जिसमें उनका टेस्ट और उनका इंटरव्यू जो है, उनकी टेस्ट हम कंडक्ट करते हैं, इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, उनका रेफरेंस चेक करते हैं, और डिफरेंट तरीक़ों से हम उनकी सिलेक्शन करते हैं। ठीक है। तो अब हम जाके इन सब प्रोसेस को जो है वो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, और किस तरीके से हम जो है इसके जो हमारा ऑब्जेक्टिव है स्टाफिंग का, सिलेक्शन प्रोसेस का, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव क्या है, चूजिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट प्लेस। तो उस ऑब्जेक्टिव को हम कितना इस सिलेक्शन प्रोसेस से इफेक्टिव बना सकते हैं। ठीक है। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको वन बाय। अच्छा, जब हमारे पास एप्लीकेशन आ जाते हैं, जिस तरीके से हमने रिक्रूटमेंट प्रोसेस इससे पहले पढ़ा था, रिक्रूटमेंट प्रोसेस में हम जब एप्लीकेशन और सीवीज़ को रिसीव कर लेते हैं, तो तब हम उस सीवीज़ और उस एप्लीकेशन को स्क्रीन करते हैं। तो रिक्रूटमेंट के बाद जब हमारे पास हम कैंडिडेट्स को इनवाइट कर लेते हैं, पूल ऑफ कैंडिडेट्स को, तो फिर उसके बाद हम उनकी एप्लीकेशन इनविटेशन के बाद वो जो एप्लीकेशन और लेटर या जो सीवीज़ हमारे पास जमा करवाते हैं, उनकी हम स्क्रीनिंग करते हैं, ताकि हम देख सकें कि उस बंदे के पास वो क्वालिफ़िकेशन है, वो एक्सपीरियंस है जो कि एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स में लिखी गई है। ठीक है। तो एप्लीकेशन मस्ट बी स्क्रीन बिफोर selecting a candidate that he has the required qualification or not, कि उसके पास जो है वो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है या नहीं, जो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हमारे पास जो है वो लिखा हुआ है। ठीक है। तो बिफोर हायरिंग अ मैनेजर या बिफोर हायरिंग एनी कैंडिडेट, manager can review application, they check that all applicant meets the eligibility criteria। जितने applicants हैं वो सब हमारे पास उसके eligibility criteria उनकी पूरी हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है। और स्क्रीनिंग से ये हमें पता चल जाता है कि हमारे पास जो है वो कैंडिडेट हमारे पास एलिजिबल है या नहीं, उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी एजुकेशन, वो हम सब चीज़ें जो है डिटेल से वन बाय वन हम
स्टडी करते हैं, ठीक है, और उसको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ मीट करते हैं, ताकि हम उन लोगों को फॉरवर्ड कर सकें जो लोग उस जॉब कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं, जो कि उस जॉब कंपटीशन में आए हुए हैं, ठीक है, और उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के मुताबिक हम क्या करते हैं, उनकी डिटर्मिनेशन करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जब हम ये देख लेते हैं कि एक एप्लीकेंट जो है वो रिक्वायर्ड क्राइटेरिया के मुताबिक है, रिक्वायर्ड क्राइटेरिया पे पूरा उतर रहा है, तो फिर हम उनको सिलेक्शन टेस्ट से गुजारते हैं, ठीक है। वो टेक्निक हम यूज़ करते हैं, उस टेक्निक के थ्रू हम क्या करते हैं, उसकी क्वालिफ़िकेशन को देखते हैं, उसकी इंटेलिजेंस को देखते हैं, उसकी पर्सनैलिटी को देखते हैं, ठीक है, और इसके ज़रिए हम डिफरेंट टेस्ट टेक्निक यूज़ करते हैं, जिसके ज़रिए हम उसकी नॉलेज को, उसके एक्सपीरियंस को, उसने जो कुछ पढ़ा है, सीखा है, और जो वो जॉब में परफॉर्म करेगा, तो वो सब चीज़ें हम वन बाय वन जो है उसकी चेक करते हैं, ठीक है। जिस तरीके से यहाँ पे आप लोगों के पास टेस्ट के डिफरेंट नेम लिखे हुए हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट, इस तरीके से पर्सनैलिटी टेस्ट, इस तरीके से दूसरे टेस्ट भी हैं जिसमें अचीवमेंट टेस्ट होता है, ठीक है, अचीवमेंट टेस्ट। इस तरीके से नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है स्किल टेस्ट, ठीक है। डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट जो है वो हमारे पास मौजूद है, जिसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास कैंडिडेट्स आए होते हैं उनकी हम सिलेक्शन कर सकते हैं, उनकी हम जो है तालीम, एजुकेशन, नॉलेज, एक्सपीरियंस, स्किल्स, इन सब चीज़ों को हम देख सकते हैं, ठीक है। तो एनालिटिकल रीजनिंग इसमें चेक की जाती है, स्किल्स एंड एबिलिटीज़ को चेक किया जाता है, इंटेलिजेंस टेस्ट में उसके माइंड और मेंटल एबिलिटी को चेक किया जाता है, ठीक है। पर्सनैलिटी टेस्ट में उसकी पर्सनैलिटी को देखा जाता है कि वो असर्टिव माइंड है, एग्रेसिव माइंड है, या जो है वो डरपोक है, सबमिसिव है, ठीक है, डोमिनेंस माइंड रखता है, वो एंथुजियास्टिक एनर्जेटिक पर्सनैलिटी है उसकी, ठीक है। इस तरीके से इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट फैसिलिटीज़ हम इसकी सॉरी पर्सनैलिटी इसकी हम चेक करते हैं, ताकि हम पता लगा सकें कि इस बंदे के पास कितनी इसकी पर्सनैलिटी जो है वो इम्प्रूव करेगी, कितनी पर्सनैलिटी जो है वो ग्रूम करेगी और चेंजेस को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। इस तरीके से अपने वर्क के साथ साथ अपने कैरियर को भी ग्रोथ देगा, ठीक है। इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन का भी ख्याल रखेगा। तो ये सब चीज़ें हम क्या करते हैं, उसकी सिलेक्शन टेस्ट में हम उससे डिफरेंट तरीक़ों से हम पूछ सकते हैं, वो क्वेश्चन भी हो सकते हैं, वो वर्बल सिनेरियो भी। अच्छा, नेक्स्ट जो स्टेप है वो हमारे पास इंटरव्यूज़ है। इंटरव्यूज़ हमारे पास दो टाइप के होते हैं। एक डायरेक्ट इंटरव्यू होता है जिसको हम फेस टू फेस इंटरव्यू कहते हैं, ठीक है, और एक हमारे पास इनडायरेक्ट इंटरव्यू होता है जिसको हम फेस टू फेस इंटरव्यू नहीं कहते, जिसको हम जो है वो किसी मीडियम के ज़रिए, किसी भी टूल के ज़रिए जो है, या टेलीफोन के ज़रिए हम क्या करते हैं, उस इंटरव्यू को कंडक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी हमारे पास यहाँ पे इंटरव्यूज़ लिखे हुए हैं, ये सारे हमारे पास जो है वो डायरेक्ट इंटरव्यूज़ हैं, और इनडायरेक्ट इंटरव्यू में हम कोई भी मीडियम जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है, और उस मीडियम को यूज़ करते हुए हम कैंडिडेट्स से क्वेश्चन पूछते हैं या उसकी कम्युनिकेशन को देखते हैं, ताकि उसकी बेस पे हम उसकी सिलेक्शन कर सकें, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहला जो इंटरव्यू में हमारे पास टाइप है वो है प्रिलिमिनरी इंटरव्यू। प्रिलिमिनरी इंटरव्यू जो है ये हम बिल्कुल स्टार्ट में लेते हैं, ठीक है, और ये हमारे पास इंटरव्यू नहीं होता, लेकिन हम इसको इस वजह से इंटरव्यू कहते हैं कि इसमें कम्युनिकेशन देखी जाती है, कैंडिडेट्स की फिजिकल फिटनेस को देखा जाता है, ठीक है, फिजिकल फिटनेस, उसके बिहेवियर, उसके बोलचाल, उसकी जो कम्युनिकेशन है उसको देखा जाता है, और अगर वो उसकी फिजिकल जो कम्युनिकेशन है, उसका बिहेवियर जो है, अगर वो हमारे उसके मुताबिक है, एलिजिबिलिटी के मुताबिक है, तो फिर हम उससे नेक्स्ट टाइप ऑफ इंटरव्यू की तरफ फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है। प्रिलिमिनरी इंटरव्यू मोस्टली हर ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म होती है। ये प्रिलिमिनरी इंटरव्यू जो है ये हर ऑर्गेनाइजेशन में जो है परफॉर्म होती है, और उसमें जो कैंडिडेट है उसकी फिजिकल अपीयरेंस को देखा जाता है, उसके बिहेवियर को देखा जाता है, और उसकी कम्युनिकेशन को देखा जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट वन है हमारे पास स्ट्रेस इंटरव्यू। अच्छा, अब यहाँ पे इसके बाद हम जितने भी इंटरव्यूज़ पढ़ेंगे तो ये इंटरव्यूज़ डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन पे कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी इंटरव्यू को यूज़ करता है। ठीक है, स्ट्रेस में हम बिहेवियर को आइडेंटिफाई करते हैं कि इस जो कैंडिडेट है इसमें कौन सा बिहेवियर जो है वो डोमिनेंस है। ठीक है, इस कैंडिडेट में कौन सा बिहेवियर जो है वो ज़्यादा डोमिनेंस है। ये एंग्री तो नहीं होता ज़्यादा, ठीक है, फ्रेंडली बिहेवियर है इसका, या एंग्री बिहेवियर है इसका, या हैप्पी बिहेवियर है इसका। ठीक है, तो हम डिफरेंट बिहेवियर के टाइप जो है वो देखने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए ऐसा एक स्ट्रेस इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है, एक ऐसा फिजिकल स्ट्रेस इन्वायरमेंट इसके लिए क्रिएट किया जाता है ताकि उसमें हम इसकी बिहेवियर को देख सकें कि ये कैसे बिहेव करता है। अगर इन्वायरमेंट में थोड़ी बहुत सख्ती आ जाती है तो ये उस सख्ती को कैसे से डील करता है, कितनी कामनेस ये शो करता है। ठीक है, तो स्ट्रेस इंटरव्यू में ज़्यादातर फोकस जो है वो हमारा इंडिविजुअल की कैंडिडेट की बिहेवियर पे होता है। ठीक है, कि उसके पास कौन से टाइप के बिहेवियर जो है वो डोमिनेंस है। तो हम क्वेश्चन ऐसे हार्श क्वेश्चन बहुत दफ़ा पूछ लेते हैं, जिस तरीके से आपने आर्मी में भी देखा होगा कि बहुत दफ़ा जो है वो आपसे हार्श क्वेश्चन पूछे जाते हैं और फिर उसमें उसका बिहेवियर जो है वो चेक किया जाता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है हमारे पास डेप्थ इंटरव्यू। अच्छा, डेप्थ इंटरव्यू में हम क्या करते हैं, इसमें कैंडिडेट की ब्रीफ हिस्ट्री जो है वो एनालाइज की जाती है। ब्रीफ हिस्ट्री की तरफ हम जाते हैं कि उसकी हिस्ट्री देखते हैं कि एजुकेशन हिस्ट्री कैसी थी, वर्किंग हिस्ट्री किस तरह थी। तो वो पूरी ए टू जेड हिस्ट्री हम उसकी एनालाइज करते हैं। ठीक है, और फिर वो हिस्ट्री हमारे पास पड़ी होती है और उससे रिलेटेड हम कैंडिडेट से क्वेश्चन पूछते हैं कि वो उसी के मुताबिक हमें आंसर दे रहा है या नहीं दे रहा। तो ये जो डेप्थ इंटरव्यू है ये मोस्टली टॉप मैनेजमेंट के लिए एप्लीकेबल होता है, टॉप मैनेजमेंट के लिए ये यूज़ किया जाता है। ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है क्योंकि इसमें मंथ्स या जो है ईयर भी लग सकता है हिस्ट्री कैलकुलेट करने में, रिकॉर्ड कैलकुलेट करने में, और बहुत दफ़ा जो है यहाँ पे वो रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं होता। तो फिर हम इनके रिलेटिव्स या डिफरेंट फ्रेंड्स जो होते हैं उनसे हम जो है वो रिकॉर्ड हासिल करते हैं और फिर उसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन पूछते हैं। फोर्थ पॉइंट हमारे पास है वो है पैटर्न इंटरव्यू। पैटर्न इंटरव्यू इज ऑलरेडी आल्सो कॉल्ड स्ट्रक्चर इंटरव्यू। ठीक है, पैटर्न इंटरव्यू को स्ट्रक्चर एक इंटरव्यू भी कहा जाता है क्योंकि ये ऑलरेडी स्ट्रक्चर होता है, पहले से प्री प्लान्ड होता है, प्री डिफाइंड होता है कि कौन से क्वेश्चन हमने पूछने होंगे, कौन से क्वेश्चन जो होंगे वो ज़रूरी हैं, किस नंबर पे कौन सा क्वेश्चन पूछना है हमने। बाकी जितने भी इंटरव्यू हैं ये प्री प्लान नहीं होते। ठीक है, इनमें से ऑन द स्पॉट फिर वो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, और ये क्योंकि प्री प्लान है, हर एक चीज़ पहले से पता होगी कि कैंडिडेट से हम कौन सा कैंडिडेट है और उससे हमने कौन सा क्वेश्चन जो है वो पूछना होता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन अगर कैंडिडेट सेम पोजीशन के लिए आए होते हैं तो उन सब कैंडिडेट से सिमिलर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये देखा जाता है कि कौन से कैंडिडेट्स के पास ज़्यादा नॉलेज है और कौन सा कैंडिडेट अच्छे तरीके से उसको आंसर दे सकता है। ठीक है, फिफ्थ में हम फिर अनपैटर्न इंटरव्यू को देखते हैं। अनपैटर्न इंटरव्यू ये मोस्टली डायरेक्ट इंटरव्यूज होते हैं। ठीक है, डायरेक्ट इंटरव्यूज जो है वो अनपैटर्न इंटरव्यूज होते हैं। बाकी भी डायरेक्ट इंटरव्यूज हैं लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा जो डायरेक्ट के करीब होता है वो अनपैटर्न इंटरव्यू है, जिसमें मैनेजर और कैंडिडेट होता है और वो प्लान क्वेश्चन नहीं होते, बट ऑन द स्पॉट जो भी क्वेश्चन अराइज हो जाता है सिनेरियो के मुताबिक वो क्वेश्चन पूछा जाता है और फिर कैंडिडेट उसको क्या करता है, आंसर करता है। इसके बाद ग्रुप डिस्कशन है। ग्रुप डिस्कशन को क्लासरूम इंटरव्यू भी कहा जाता है क्योंकि ये एक क्लासरूम की शक्ल में होता है। इसमें सिर्फ एक मैनेजर होता है या इंटरव्यूअर होता है या सेलेक्टर होता है जो कि क्या करता है, डिफरेंट लोगों के सामने, डिफरेंट कैंडिडेट के सामने हर किसी की कम्युनिकेशन को चेक करता है, उसकी प्रेजेंटेशन स्किल्स को चेक करता है और देखता है कि कितना क्लियर है उसका आइडिया, उसका व्यू कितना क्लियर है, लीडरशिप क्वालिटी उसके पास है या नहीं। ठीक है, वो लीडरशिप क्वालिटीज़ के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। तो उनको एक ग्रुप दे दिया जाता है, एक टीम दे दिया जाता है ताकि वो उसमें अपने उसके मुताबिक जो है उस टीम को, उस ग्रुप को हैंडल करे
और देखें। ये मोस्टली टीम लीडर्स के लिए या ऑफिसर्स के लिए या मैनेजर्स के लिए इस तरह की ग्रुप डिस्कशन क्रिएट की जाती है, ताकि उसमें हम उनकी स्किल्स एंड एबिलिटी को देख सकें और ये भी देख सकें कि किस तरीके से वो अपने जो स्किल्स हैं उनको परफॉर्म करते हैं, अपने एक्सपीरियंस को और अपने एजुकेशन को। ठीक है। अच्छा, तो जब इंटरव्यू हमारे पास क्लियर हो जाते हैं तो इसके बाद कुछ हमारे पास जो है वो सेलेक्ट हो जाते हैं और कुछ सेलेक्ट कर नहीं होते, लेकिन सिलेक्शन प्रोसेस के नेक्स्ट स्टेप की तरफ चले जाते हैं। ठीक है। और कुछ जो है वो हमारे पास ड्रॉप आउट हो जाते हैं क्योंकि वो इंटरव्यू का प्रोसेस और टेस्ट का प्रोसेस जो है वो क्लियर नहीं कर पाते। तो इसकी वजह से वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं और ड्रॉप आउट होने की वजह से वो फिर हमारे पास नेक्स्ट स्टेप की तरफ नहीं जाते। ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप जब इंटरव्यू का सिलेक्शन प्रोसेस में इंटरव्यू का स्टेप क्लियर कर लेते हैं तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं, चेकिंग रेफरेंसेस। चेकिंग रेफरेंसेस में हम क्या करते हैं कि कैंडिडेट के रेफरेंस को चेक करते हैं, उसकी प्रीवियस जितनी भी हिस्ट्री होती है, अगर हमने उसको चेक नहीं की, वेरीफाई नहीं की, तो उसकी प्रीवियस हिस्ट्री को हम चेक करते हैं और वेरीफाई करते हैं कि वो सही है या नहीं। तो एवरी कैंडिडेट मस्ट गिव टू पार्टीज टू रेफरेंस। ठीक है। दो पार्टी के नाम उसको देने होते हैं, या तो वो उसके प्रीवियस एम्प्लॉयज़ होते हैं। ठीक है। या उसके जो है वो प्रीवियस टीचर्स होते हैं, या उसके पास उसने कोई काम किया होता है, जिस तरीके से फॉर एग्जांपल इंटर्नशिप की होती है। ठीक है। या उसके ज़िले के कोई नाजिम, जिस तरीके से यहाँ पे नाजिम है या वहाँ पे मेयर वगैरह होते हैं, तो ये उनके रेफरेंस लाता है कि हाँ ये बंदा गुड सिटीज़न है, इसका एक्सपीरियंस है, इसकी गुड एजुकेशन है। तो वो रेफरेंस आपके टू रेफरीज जो होते हैं वो आपको रेफर करते हैं कि हाँ ये बंदे की क्वालिफिकेशन जो है ये चेक है। बंदे की कंडक्ट को, कैंडिडेट की कंडक्ट को, कि उसने कैसी ज़िंदगी गुजारी, कैसे उसने जो है अपना टाइम गुजारा, उसको देखा जाता है। रेफरेंस चेकिंग जो है, दिस इज़ नॉट द बेटर वे ऑफ सिलेक्शन, क्योंकि ये बेटर वे सिलेक्शन नहीं है। रीज़न इज़ दैट, जिस तरीके से हम कहते हैं कि बंदा फ्यूचर में बहुत कुछ करता है लेकिन वक्त के साथ साथ वो सुधर जाता है। ठीक है। और इस वजह से बाज़ औक़ात कुछ ऐसे एक्सपीरियंस भी हो जाते हैं प्रीवियस स्टाफ के साथ कि वो उनको रिकमेंड नहीं करते, वो उनके पास बैड कमेंट्स करते हैं, बैड रिव्यू उसके लिए साइन करते हैं। ठीक है। तो ये भी बेटर वे ऑफ सिलेक्शन नहीं है, क्योंकि एक बंदा लॉयल होगा और लॉयल्टी की वजह से उसने किसी का काम नहीं किया होगा, तो उसकी वजह से फिर उसकी दुश्मनी बनी होगी या कॉन्फ्लिक्ट आया होगा, तो उसकी वजह से भी उसके रेफरेंस जो है वो बुरे हो सकते हैं। ठीक है। तो इस वजह से कंबाइन करना चाहिए इसको सिलेक्शन मेथड के साथ, बाकी मेथड्स को भी हमने क्या करना होगा, देखना होगा। लेकिन पाकिस्तान में जो रेफरेंस है इसको एज आ सिफारिश हम देखते हैं कि अच्छा आपके पास कोई बड़ी सिफारिश है कि नहीं, बड़ा रेफरेंस है कि नहीं, तो उसी के मुताबिक फिर आपको जो है वो जॉब मिलती है या नहीं मिलती। ठीक है। नेक्स्ट, जब हम रेफरेंस को भी क्लियर कर लेते हैं तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम जाते हैं, जो कि है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम क्या देखते हैं कि वेदर टू चेक द कैंडिडेट इज फिजिकली फिट टू परफॉर्म द जॉब। फिजिकली ये हम उस जगह पे देखते हैं जहाँ पे आपको टेक्निकल वर्क जो है वो परफॉर्म करना होता है। टेक्निकल वर्क, या अगर कोई हैवी मशीनरी का काम हो। ठीक है। इसी तरीके से अगर आप लोगों ने कोई लोडिंग करनी हो, ठीक है, या जिस तरीके से आर्मी में आपने देखना हो या सिक्योरिटी इदारे में देखना हो, तो वहाँ पे आपको मोस्टली रनिंग, ठीक है, इस तरीके से कैचिंग, वॉकिंग, ये सब चीज़ें एक्टिविटीज़ आपने परफॉर्म करनी होती है। तो फिज़िकल एग्जामिनेशन में फिर यही देखा जाता है कि आपके पास वो एबिलिटीज़ हैं। ठीक है। आप फिज़िकली फ़िट हो या नहीं, आपको कोई ब्रॉन प्रॉब्लम या कोई भी चीज़ जो है वो आपके पास है तो नहीं, या इस तरीके से कोई स्प्रेडेबल डिजीज़ तो आपके पास नहीं है जो कि दूसरे लोगों को फैल सकती है। ठीक है। तो फिज़िकल एग्जामिनेशन में हम उसकी प्रॉपर चेकअप करते हैं, मेडिकल चेकअप करते हैं, ताकि हम उसकी परफॉर्मेंस को देख सकें। ठीक है। ओके, वो अपने काम फिर सही तरीके से परफॉर्म कर सकता है या नहीं। अच्छा, जब ये हमारे पास हो जाता है फिजिकल एग्जामिनेशन, तो इसके बाद हम कैंडिडेट को ये देखते हैं कि
कैंडिडेट जब इसको कंप्लीट कर लेता है इस फिज़िकल एग्जामिनेशन को, तो फिर उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं, और वो नेक्स्ट स्टेप जो है हमारे पास, उसमें हम फिर उसको सिलेक्शन या रिजेक्शन जो भी होता है। अच्छा, तो जब कैंडिडेट जो है वो तमाम स्टेजेस से गुज़र आता है, कैंडिडेट्स जो है वो जब उसका पहला स्टेप स्क्रीनिंग स्टेप उसको पास कर लेता है, ठीक है, स्क्रीनिंग स्टेप को कंप्लीट कर लेता है, फिर उसके बाद जो है वो टेस्ट और उसके बाद जो इंटरव्यू उसने दिया होता है वो क्लियर कर लेता है, ठीक है। इंटरव्यू क्लियर करने के बाद उसने जो रेफरेंसेस चेकिंग होती है उसकी, ठीक है, रेफरेंस चेकिंग वो भी वो क्लियर कर लेता है। उसके बाद जो है फिज़िकल एग्जामिनेशन वो भी वो क्लियर कर लेता है। तो उन सब चीज़ों को जब एक कैंडिडेट क्लियर कर लेता है और उसकी जो मार्किंग उनकी हो रही होती है, जो मार्क्स उनको मिल रहे होते हैं, वो मार्क्स अगर उसको टॉप पे ले आता है, वो मार्क्स अगर उसको सबसे ऊपर ले आता है, तो उस कैंडिडेट को हम क्या कर लेते हैं, सेलेक्ट करते हैं। तो फाइनल सिलेक्शन में हम क्या करते हैं कि कैंडिडेट की ओवरऑल परफॉर्मेंस को, जो कि उसने अपने सिलेक्शन प्रोसेस में शो की होती है प्रीवियस स्टेप्स में, ठीक है, उसके बेस पे हम क्या करते हैं, उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो उसकी जो परफॉर्मेंस होती है वो अप टू द मार्क होती है और क्लियर करता है वो तमाम स्टेजेस को। तो उस स्टेजेस के बेस पे हम क्या करते हैं, उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, और सिलेक्शन के बाद हम उसको एक अप्रूवल लेटर जो है वो हम उसको भेज देते हैं, ठीक है। अप्रूवल लेटर उसको भेज दिया जाता है, या जो है उसको सिलेक्शन लेटर उसको भेज दिया जाता है। तो उस सिलेक्शन लेटर में क्या होता है कि उसको सारी डिटेल जो होती है वो बताई होती है, ठीक है, और कैंडिडेट को क्या सैलरी मिलेगी, कितना कॉन्ट्रैक्ट होगा, परमानेंट होगा, जो भी चीज़ें होंगी ए टू जेड वो हम इसमें बता देंगे, ठीक है। और अगर कैंडिडेट जो है वो इन सब स्टेजेस में परफॉर्मेंस शो नहीं करता, उसकी जो परफॉर्मेंस होती है वो अप टू द मार्क नहीं होती, ठीक है, विच इज़ नॉट अप टू द मार्क, उसकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं होती, तो उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं। तो उसको या तो रिजेक्शन लेटर भेज दिया जाता है, या उसको जो है वो मेरिट पे वहाँ पे लिख दिया जाता है रिजेक्टेड, ठीक है, और हम उसको सेलेक्ट नहीं करते, या फिर सॉरी इस तरीके से कोई लेटर उसको भेज दिया जाता है, ठीक है। तो फाइनल सिलेक्शन में हम उनको, जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाते हैं, उनको हम क्या कर लेते हैं, एग्रीमेंट और अप्रूवल उसको भेज देते हैं, ताकि वो उस पर एग्रीमेंट और सिलेक्शन जो उसने की है, जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है वो उस पर एग्री हो जाए, और उसी के बेस पे फिर क्या करते हैं, उसको हम हायर करते हैं, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन में वो फिर उसको ज्वाइनिंग लेटर या सिलेक्शन लेटर जो है उसको भेज दिया जाता है, और उसको ये अप्रूवल भी दे दिया जाता है कि आप अब हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आके अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक दूसरी चीज़ भी है, वो सिलेक्शन प्रोसेस में दूसरे नंबर पे आती है कि जिसमें लिखा होता है ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म। आप लोगों ने देखा होगा ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म। आप जब भी एनटीएस के लिए एडमिशन देते हैं, एनटीएस के लिए दाखिला देते हैं, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, तो आपको एक ब्लैंक एप्लीकेशन फिल करना होता है, ठीक है। उसमें आपसे नेम मांगा जाता है, ठीक है, नेम, एज, जेंडर, ठीक है, इस तरीके से आपकी लोकेशन, आपकी एजुकेशन, तो ये सब चीज़ें आपसे मांगी जाती है ब्लैंक एप्लीकेशन में। आपकी एग्जैक्ट क्वालिफिकेशन मांगी जाती है, अगर आप एमएससी फिजिक्स हैं, एमएससी केमिस्ट्री हैं, एमएससी जोलॉजी हैं, या स्टेटिस्टिक है, जो भी है, तो आपने एग्जैक्ट क्वालिफिकेशन बतानी होती है कि आपकी एग्जैक्ट क्वालिफिकेशन, आपने कौन सी चीज़ें जो है वो उसमें स्टडी की है, तो एग्जैक्ट क्वालिफिकेशन भी जो है वो भी आपकी देखी जाती है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट था जो कि यहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन ये भी ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म जो है ये सेकंड स्टेज पे जो है स्क्रीनिंग के बाद भेजा जाता है एप्लीकेंट को, और फिर इसके बाद जो है वो टेक्स्ट इंटरव्यू जो है वो कंडक्ट किए जाते हैं, ठीक है, ताकि देखा जाए कि वो उसकी जो एजुकेशन है, क्वालिफिकेशन है, वो सही है या नहीं, उसके पास नॉलेज स्किल्स हैं कि वो उस जॉब के लिए एलिजिबल हो सकता है या नहीं हो सकता, ठीक है।
तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर को हम फिर नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और इसमें कोई क्वेश्चन हो तो इंशाल्लाह फिर आप लोग ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक यू।